140 करोड़ वाले इस देश में यदि 140 सेकंड की भी घटना घटित होती है तो उस पे हमें नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है और हमसे मिलकर ही ये देश बना है। इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हमारा, आपका, सबका बहुत ज़्यादा ही महत्व है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हमारे सबकी वोट की वैल्यू एक है। आइए आज बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस, जिस केस ने गांधी परिवार यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी तथा सोनिया गांधी एवं उस मामले से जुड़े समस्त कांग्रेस के नेताओं की मुश्किलें क्यों बढ़ा दी हैं। इस पे हम बात करने से पहले थोड़ी थोड़ी कुछ विशेष बैकग्राउंड में बात करेंगे कि जैसे कि इस केस से जुड़े हुए मामले में कोर्ट को हम अलग कर दें तो एक नाम आता है ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निर्देशालय। ये ईडी है क्या चीज़ और ये इतनी चर्चा में क्यों रहती है? तो ईडी की बात बता दें तो सबसे पहले इसकी परिभाषा में मैं बताऊं तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी प्रवर्तक निर्देशालय हिंदी में इसको बोलते हैं। ये भारत सरकार की यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीक्रेट इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट एजेंसी है, यानी कि आर्थिक खुफिया विभाग है, जिसका काम है पैसों की हेरा फेरी पर नज़र रखना, संपत्ति की हेरा फेरी पर नज़र रखना, इलीगल मनी ट्रांजैक्शन को देखना और उसमें जो है लीगल तरीके से कार्रवाई करके उसको कंट्रोल में लाना, ताकि इकोनॉमिक्स, आर्थिक को, अर्थ को, पैसे को पारदर्शी बनाया जा सके। ठीक ना? यूँ कहे तो जिसको आप ब्लैक मनी कहते हो, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हो, जिस कहते हो, जो टैक्स से पैसा बच जाता है, जो गवर्नमेंट के नज़र में नहीं है, जिस पर सबका हक है, वो ऐसा पैसा जो किसी एक व्यक्ति के हाथ में चोरी छुपे जा रहा है, आ रहा है, या उनका अपना जैसे कंपनी लेवल पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको कहा गया प्रवर्तक निर्देशालय, यानी कि भारत सरकार की खुफिया एजेंसी। अब हम बात करते हैं तो इसकी ईडी की अगर हम बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की 1 मई 1956 में भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और ये जो एजेंसी है ये राजस्व विभाग और मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग के अधीन ये एजेंसी आती है और वित्त मंत्रालय के लिए ये काम करती है। अब हम बात करें कि इसको 1956 में बनी ये एजेंसी, इसको पावर कहाँ से मिलता है, इसके पावर के क्या क्या सोर्स है, क्या मतलब लीगली इसके पास ऑथेंटिक उतना पावर मतलब कहाँ से मिलता है जिससे ये काम कर पाती है। तो आपको बता दूं 1973 में एक एक्ट आया था, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद वही एक्ट बदल के 2002 में उसमें उसमें चेंज करके एक एक्ट और आया, उसको बोला गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि फॉरेन की करेंसी यदि इंडिया में आ रही है तो जो ट्रांसपेरेंट, जो लीगल तरीका सरकार द्वारा, संसद द्वारा बनाया गया है, उस तरीके के सिवाय अगर किसी दूसरे तरीके से आ रही है तो वो मनी इलीगल मानी जाएगी भारत में। इन दोनों एक्ट को नज़र रखने के लिए, जैसा कि 1956 में ऑलरेडी बना दिया गया है सेक्रेट एजेंसी, इकोनॉमिक सेक्रेट एजेंसी, तो इसको ईडी को यहाँ से भी पावर मिलता है। उसके बाद पीएमएलए एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एक एक्ट आया था 1972-73 में, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पीएमएलए एक्ट। उसके बाद एक एक्ट आया था COFEPOSA, यानी इसको बोलते थे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत भी ईडी को पावर मिलती है, मतलब कि पावर मिलती है कि वो फिनांस से रिलेटेड मामले, यानी कि पैसे से रिलेटेड मामले, इनकम से रिलेटेड मामले पर वो अपनी नज़र गड़ाए, सेक्रेट तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे और चीज़ों को कंट्रोल करे, ताकि इकोनॉमिक्स, अर्थ को पारदर्शी बनाया जा सके। अब जैसे कि अब आ जाते हैं नेशनल हेराल्ड केस में, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो नेशनल हेराल्ड केस है क्या? नेशनल हेराल्ड केस जो है, ये नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर का नाम है, जिसको भारत के पहले प्रधानमंत्री ने इसको 1938 में, यानी आज़ादी के पहले जो है, इसको बनाया था। नेशनल हेराल्ड के नाम से एक न्यूज़, उन्होंने एक न्यूज़ की स्थापना की थी उस समय, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ इसमें लेखनी लिखी जाती थी। और इस न्यूज़ को जो संपादकी को, मतलब इस न्यूज़ को जो चलाने का अधिकार इन्होंने दिया, वो थी एक कंपनी थी एजीएल, यानी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड। और ये कंपनी जो है उस समय दो न्यूज़ चलाती थी, एक हिंदी में आता था इसका, जिसको बोलते थे नवजीवन, और दूसरा आता था, जो दूसरा इसका न्यूज़ था वो था कौमी आवाज़। दूसरा जो था वो था कौमी आवाज़।
तो इन दोनों के साथ साथ अब ये जो एजीएल कंपनी है, ये नेहरू जी द्वारा स्थापित जो नेशनल हेराल्ड न्यूज है, इसको इसकी भी संपादकी का अधिकार इसको दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद यानी 1950 में संविधान लागू हुआ, 1951 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ, चुनाव हुए, सरकारें आई, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, सारा काम हुआ। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे जो है सेशन आए, पार्लियामेंट ने तरह तरह के कानून लाए। उसी में 1956 में एक आया था कंपनी एक्ट, यानी कि उसको बोला गया था कारखाना अधिनियम 1956। उसमें ये था कि कारखाना अधिनियम के अंतर्गत वो सारी कंपनियां जो भारत में पहले से हैं या आगे भविष्य में स्थापित होंगी, उनको क्राइटेरिया निर्धारित किया गया कि कौन कौन सी कंपनी कंपनी एक्ट के तहत होंगी, और जो कंपनी कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगी, शेड्यूल्ड होंगी, उन पे बाकायदा कंपनी एक्ट की धारा 25 के तहत टैक्स देना होता था। तो उस समय जो है नेहरू जी प्रधानमंत्री थे बाकायदा, तो इन्होंने इस एजीएल को यानी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को कंपनी एक्ट से बाहर रखा, ताकि इसको टैक्स में छूट की प्राप्ति हो सके। और इसका खामियाजा हुआ ये कि मान लीजिए धीरे धीरे सरकारें जो है दिन बढ़ता गया, और नेहरू जी भी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, चीज़ें चलती गई, और ये जो एजीएल कंपनी है ये धीरे धीरे घाटे की तरफ जाने लगी, और इस पे जो है 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया इस कंपनी पे, एजीएल पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे फिर इस 90 करोड़ मतलब कि इस 90 करोड़ का जो कर्ज हो गया, बाद में 2008 में एजीएल को जो है बंद कर दिया गया। 2008 तक आते आते इस पे कर्ज, इतना 90 करोड़ का कर्ज हो गया था, तो 2008 तक मतलब उसके बाद इस कंपनी को बंद कर दिया गया, तथा 2010 में इस कंपनी के बदले में एक नया ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया, उसका नाम रखा गया यंग इंडिया। और 2008 में आप याद करेंगे तो उस समय भी सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार रही। तो उसके बाद इस यंग इंडिया जो कंपनी की स्थापना, जो कंपनी बनाई गई एजीएल के नाम पे, एजीएल को ख़त्म करके, उसमें क्या हुआ कि 76% शेयर जो था, यानी 38 करके दो टुकड़ों में शेयर्स राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम रजिस्टर्ड था। बाकी का जो बचा हुआ 24% शेयर था वो ऑस्कर फर्नांडिस नाम के एक व्यक्ति थे, उनके नाम पे वो था। तो 100% टोटल जो शेयर हो गया यंग इंडिया का, ऐसे 3 लोगों में डिवाइड हुआ। और इसे एजीएल जो एजीएल है, जो एजीएल को बंद कर दिया गया, एजीएल को इसका क्या फुल फॉर्म है तो मैं भी भूल रहा हूँ, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, यानी इसको बंद कर दिया गया, तथा इसके जो 90 करोड़ के लाइबिलिटीज थी, जो कर थे, वो ट्रांसफर कर दिए गए किसको, यंग इंडिया को। और एजीएल को जो है उसके बदले में एजीएल को यंग इंडिया ने जो पेमेंट किया, केवल 50 लाख रुपए का पेमेंट किया, और बाकी जो है उसने एजीएल के सारे शेयर्स को टेक ओवर कर लिया यंग इंडिया ने। तो इसी बात को देखते हुए इस मतलब कि 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी करके एक बीजेपी के नेता थे, उन्होंने एक याचिका दायर की और उस पर आरोप लगाया कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कैसे एजीएल को बंद करके 50 लाख में एजीएल का सारा शेयर्स लेके 90 करोड़ वसूलने का एक तरीका ढूंढा है। और बाकायदा इस पर उन्होंने याचिका दायर की, और इस याचिका पर सुनवाई 2014 में हुई। इस मामले को संज्ञान में लिया पटियाला कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट, मतलब दिल्ली कोर्ट की पटियाला कोर्ट ने, और उन्होंने 2014 में ही समन जारी किया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम। ठीक है, इसके बाद जैसे ही समन जारी हुआ, फिर ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रोल आ जाता है। प्रवर्तक निर्देशालय जो है हरकत में आई और उसने इस मामले को संज्ञान में लिया, तथा राहुल गांधी, सोनिया गांधी तथा इस मामले से जुड़े और भी जो लोग हैं उनके ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस बाकायदा दायर किया, चार्जशीट दायर की। उसके बाद फिर 2015 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष कांग्रेस की अध्यक्ष राहुल गांधी, अभी जो मतलब वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी प्लस सोनिया गांधी ने को दिल्ली पटियाला कोर्ट में जमानत दे दी गई। पटियाला कोर्ट में इनको बुलाया गया, समन पे प्रेजेंट हुए, इनको जमानत मिली। बाद में इन्होंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील के तौर पे इन्होंने एक अपील की कि जो कांग्रेस लीडर्स पे जो पटियाला कोर्ट की जो चल रही है कार्रवाई, उसको रद्द किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द करने से मना कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर अपील की गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो हाई कोर्ट का फैसला मतलब कि माननीय है,
और ये नहीं रुकेगा। हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो चलती रहेगी और जो प्रवर्तक निर्देशालय है वो अपना काम करता रहेगा, उसकी जांच चलती रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद इस अपीलेट को जैसे ये अपील जैसे ही खारिज हुई, तो उसके बाद फिर ईडी प्रवर्तक निर्देशालय ने सोनिया गांधी के खिलाफ बाकायदा चार्जशीट दायर की। अभी जो है इस पे बहस पेंडिंग है। 25 अप्रैल को बहस होनी है। अब देखो जो रिजल्ट आएगा अपना जैसे भी हो, तो ये ओवरऑल मामला है। अभी तो इसके बाद जो भी होगा अपना जैसे भी हो। हाँ, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तक निर्देशालय ने अपना काम जारी रखा और इन्होंने बाकायदा जो है इस मामले से रिलेटेड यंग इंडिया और एजीएल से रिलेटेड जितने भी जो भी संबंधित संपत्ति वगैरह है जो इनके अधिकार में है, उसको अपने कब्जे में ले रही है और उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। अब देखिए न्यूज़ वगैरह में आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के जो अनुयायी हैं या फिर जो भी इंदिरा गांधी प्लस सोनिया गांधी के सपोर्ट में रैली वगैरह का आयोजन या फिर इस टाइप की हरकतें हो सकती हैं, पर जो चीज़ें सही हैं वो सही होनी चाहिए और जो गलत है वो गलत होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अगर फेमा फेरा और ये जो 2-3 एक्ट मैंने बताए हैं, अगर इनके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए, वैसे सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं फिर भी एक रिसर्च के तौर पे, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ तो मैंने फेरा फेमा ये सब मैंने अच्छे से पढ़ा था। मेरे पास नोट्स भी हैं प्लस और बुक्स वगैरह भी हैं, तो मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।